हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि परचेज कितने टाइप्स की होती है, सेल्स कितने टाइप्स की होती है और सेल्स और परचेज रिटर्न क्या होती है। कि हमने बात किया था कि सेल, मैंने आपको बताया था सेल में क्या होता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कि कोई भी जो दुकानदार है, कोई भी बिजनेसमैन क्या है, वो सेल कर रहा है तो वो अपनी क्या करेगा, लागत, अपनी लागत में क्या ऐड करेगा, लाभ। तो मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके क्या करेगा, वो सेल करेगा, नहीं करेगा। तो जब वो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बिक्री बोलते हैं। और ये सेल दो टाइप्स की बताई थी, या तो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी। कि कैश का मतलब कि अगर हम किसी कस्टमर को गुड सोल्ड करें और हैंड टू हैंड पैसा ले रहे हैं, इट्स कॉल्ड कैश सेल। और जब हम किसी कस्टमर को गुड सोल्ड करें लेकिन पैसा हमें कम मिलेगा, अभी ना मिलके फ्यूचर में मिलेगा, तो वो कौन सी सेल कहलाएगी, हमारी क्रेडिट सेल कहलाएगी। और ध्यान रखना, क्रेडिट सेल में उस पर्सन का नाम आता है जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए थे। समझ में आ रही है कि हमने बात किया था कि क्रेडिट सेल में नाम लिखा होता है। जैसे अपने एग्जांपल भी देखा था कि गुड्स सोल्ड टू राम, कितना, 5000। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, गुड्स सोल्ड की, किसको, राम को। तो यहाँ पे नाम आ रहा है। अब यहाँ पर क्लियर नहीं करा ना यहाँ पे कि ये ट्रांजेक्शन किसका है। तो जब किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो हम ये एजम्पशन मानेंगे कि ट्रांजेक्शन किसका है, क्रेडिट का है। क्योंकि इसमें ऐसा तो लिखा नहीं रहा कि गुड्स सोल्ड टू राम बट इन कैश 5000। तो उसका मतलब हमने गुड्स सोल्ड तो किए राम को, लेकिन किसमें किए, कैश में। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि माल हम राम को बेच रहे हैं लेकिन राम से क्या आ गया, पैसा। तो ये ट्रांजेक्शन हम कैश का मानेंगे। लेकिन जब सिंपल नाम दे रखा है और कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये कैश में है, क्रेडिट में, तो जब किसी पर्सन का नाम आता है तो हम ये एजम्पशन मान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन किसका है, क्रेडिट का है। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता है कि गुड्स सोल्ड 6000 में, तो जब सिंपल गुड्स सोल्ड लिखा होता था इसको हम कैश का ही मानते, क्योंकि नाम तो दे नहीं रखा है। तो हम ये कैसे मान लेंगे कि हमने किसको बेचा है, तो हम ये मानेंगे किसका है, कैश का। असल में आ गई। तो हमने बात की थी सेल्स की। फिर मैंने आपको एक वर्ड सो सिखाया था, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि अगर हमने किसी सप्लायर से कोई गुड्स खरीदे, तो अगर वो गुड्स डिफेक्टिव है, टाइम के अनुसार नहीं है, या फिर हमारे सैंपल के अनुसार नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उस सप्लायर को वापस रिटर्न कर देंगे। इट्स कॉल्ड क्या कहलाती है, हमारी परचेज रिटर्न कहलाती है। तो उसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे आज सेल्स रिटर्न। तो देखो यहां बात कर रहे थे किसकी, सेल्स रिटर्न। तो देखो सेल्स का मतलब बिक्री, रिटर्न का मतलब वापसी। तो अगर इसको हम बोले कि जो हमने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किए, मतलब जो माल बेचा है वो हमें वापस प्राप्त करा है, वो हमारी क्या कहलाती है, सेल्स रिटर्न कहलाती है। अब वापस क्यों आ रहा है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे अपने परचेज रिटर्न में पढ़े थे, वो सेम की सेम रीजन किस में जाएंगे, सेल्स रिटर्न में। तो कहने का मतलब कि जब व्हेन गुड्स जब गुड्स रिटर्न बाय customers for any reasons, when goods written by customer for any reason, it's called क्या कहलाती है, सेल्स रिटर्न। और it's also known as रिटर्न इनवर्ड। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कि कई बार क्या होता है कि हमें जब इन्हीं कस्टमर द्वारा गुड्स रिटर्न किया जाता है फॉर एनी रीजन, मतलब किसी भी रीजन से, तो इट्स कॉल्ड हमारी क्या कहलाती है, सेल्स रिटर्न कहलाती है। और हम इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। कि कई बार क्या होता है कि सेल्स रिटर्न की जगह क्या लिखा होता है, रिटर्न इनवर्ड, तो हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न कहलाएगी। अब बात आती है फॉर एनी रीजन। एनी रीजन का मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है कि गुड्स डिफेक्टिव है, या फिर हमने कस्टमर ने, हमने जो माल मांगा था, हमने कस्टमर को दूसरा माल दे दिया, तो दूसरे गुड्स दे दी, तो वो कस्टमर हमें क्या करेगा, वापस रिटर्न करेगा। तो बहुत सारे क्या होते हैं, रीजंस होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। जैसे आप इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन 6000। तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से गुड्स रिटर्न हुए कितने थाउजेंड के, 6000 के। तो उसका मतलब हमारे पास क्या है, गुड्स,
हम क्या लिखेंगे, गुड्स इज कमिंग इन किस में, बिजनेस में। तो ये एज ए किसके रूप में आ रहा है, सेल्स रिटर्न के रूप में। तो सेल्स रिटर्न के रूप में क्यों आ रहा है, क्योंकि भी हमने मोहन को जब गुड्स देंगे तभी तो मोहन हमें क्या करेगा, गुड्स वापस रिटर्न करेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि मोहन अपनी इच्छा से करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन का मतलब कि हमने मोहन को जो गुड्स सोल्ड किए थे तो मोहन हमें क्या कर रहा है, उन गुड्स को वापस कर रहा है। और जब मोहन वापस करेगा तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स इज कमिंग इन बिजनेस एज इट के रूप में सेल्स रिटर्न में। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हु इज गिवन, मोहन। तो यहाँ पर मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ये तो हमारा डेबिट हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न तो क्या होगी, डेबिट, और जो मोहन है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या पास होगी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मोहन अकाउंट। तो एंट्री के पास हुई सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मोहन अकाउंट। और समझ में आ गई। तो सिंपल एंट्री थी। कहने का मतलब क्या था कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, कि मोहन से क्या हुआ, गुड्स रिटर्न हुआ, कितने थाउजेंड का, 6,000। और मोहन हमें तभी गुड्स देगा जब हमने मोहन को गुड्स सोल्ड की होगी। तो एंट्री बन गई कि सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मोहन अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे कंपाउंड जनरल एंट्री। देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है कंबाइंड। क्या होता है, कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और एक ही दिन होते हैं। तो उस केस में हम अलग अलग एंट्री ना पास करके उसकी एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री। जैसे देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो अभी हमारी डेट चल रही है कि 2015 जून 30 को, कि हमने लिखा रेंट पेड 5,000, कमीशन पेड टू सेल्समैन 10,000, सैलरी पेड टू वर्कर 2,000। तो ये जो तीन ट्रांजेक्शन हुई, तीनों कौन सी डेट को हुए, जून 30 को हुए। जून 30 में हम रेंट पे भी करें, कमीशन पेड भी करें और सैलरी पेड भी करें वर्कर्स को। तो अब जब ये तीनों ट्रांजेक्शन हुए तो हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है कि इन तीनों ट्रांजेक्शन की अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी। अलग अलग का मतलब कि रेंट पे की करनी पड़ेगी, कमीशन और सैलरी की। तो तीनों की हम अलग अलग एंट्री पास करेंगे, लेकिन तीनों किससे रिलेटेड है, कि तीनों एक तरीके से रिलेटेड टू किससे हो रहे, कैश से हो रहे, क्योंकि तीनों ही एंट्री में क्या हो रहा है कि कैश इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस, कि तीनों ही एंट्री में बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कि रेंट पे करेंगे तभी कैश जाएगा, कमीशन पेड करेंगे तभी कैश जाएगा, और सैलरी पेड करेंगे वर्कर को तभी भी कैश जाएगा। तो तीनों की एंट्री में जो रिलेटेड टू किससे, कैश, मतलब कैश इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस। तो तीनों की एंट्री में कैश रिलेटेड है और तीनों कौन सी तारीख को रही, 1 तारीख को रही है। तो इसलिए हमारी अकाउंटिंग क्या करेगी, तीनों की अलग अलग एंट्री पास ना करके हम एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन की एक एंट्री पास करें, उसकी सेपरेट एंट्री की जगह या अलग अलग एंट्री की जगह, वही हमारी क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री कहलाती है। देखो कि समटाइम्स 2 या मोर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर अकाउंट, कि कई बार क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर एक अकाउंट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो टेक प्लेस ऑन द सेम डे, टेक प्लेस ऑन द सेम डे मतलब सेम डे हो रहे। इन सच केस इंस्टेंस ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन only one entry is passed, तो such a journal entry is termed as compound journal entry। मतलब उन सबकी हम अलग अलग एंट्री पास नहीं करके एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जैसे हमने बात की थी ना कि 2015 जून 30 को रेंट पेड भी करें, कमीशन पेड भी करें और सैलरी पेड भी करें, तो हम तीनों की अलग अलग एंट्री पास नहीं करके एक ही क्या कर सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यहां पर हम बात कर रहे थे 2020 अप्रैल 1 को हमने क्या लिखा, रेंट पेड 5,000,
इंटरेस्ट पेड 2000, सैलरी 1000 एटीसी। तो तीनों चीजें आ गई, रेंट पे भी 5,000 कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे भी 2,000 कर रहे हैं और सैलरी पेड भी कितना कर रहे हैं 1,000। अब तीनों में क्या हो रहा है, कैश जा रहा है ना, तो उस केस में अब तीनों एक ही तारीख हो रही है। तो कहने का मतलब डेफिनेशन के अनुसार ये पर्टिकुलर एक अकाउंट से रिलेटेड हो रहा है और तीनों एक ही तारीख हो रही है। हाँ, अगर ये तीनों अलग अलग तारीख होती कि ये रेंट पेड अप्रैल 1 को होती, ये 3 अप्रैल को होती और ये 4 अप्रैल को होती, तो उस केस में हमें अलग अलग ही पास करनी पड़ती, क्योंकि तीनों है तो एक ही अकाउंट से रिलेटेड, लेकिन तीनों की डेट क्या रही, डिफरेंट है। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को है तो 1 अप्रैल को आएगा, ये ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल को है तो 3 अप्रैल को ही शो करना पड़ेगा। ऐसा तो कर सकते कि 3 अप्रैल का ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को शो कर देंगे, हमें थोड़ी पता है कि पहले में कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है, डेट वाइज जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जिस दिन वो ट्रांजेक्शन उसी तारीख को रिकॉर्ड होगा, तो इसलिए इन तीनों की अलग अलग एंट्री करेंगे। लेकिन जब ये एक ही दिन होगा कि 1 अप्रैल को, तो हम तीनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बनेगी हमारी कंबाइंड एंट्री। और कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी कि रेंट अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश। तुमने क्या लिखा, रेंट अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो रेंट कितना हो गया 5,000, इंटरेस्ट कितना हो गया 2,000, सैलरी कितनी होगी 1,000, यहाँ पे कितना हो गया 8। और इसकी नरेशन क्या लिखनी है, बिंग, अब सिंपल लिख देंगे बिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे तो बिंग एक्सपेंसेस पेड, कि हमने क्या किया, इतने सारे एक्सपेंसेस क्या की, पे की। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, डियर फ्रेंड्स, हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जिसका नाम है सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। मैंने लिखा है कि स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में कुछ ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं जो रिलेटेड टू किससे होते हैं, गुड्स से। तो हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम किसी भी चीज को अगर परचेस कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, रीसेल करना, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुड्स कहलाते हैं। कि अगर हम किसी चीज को बेचने के पर्पज से खरीदेंगे तो वो हमारे क्या है, गुड्स है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गुड्स को क्या करते हैं, कि जैसे मान लो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस से हम क्या करते हैं कि गुड्स को एज ए दान के रूप में दे देते हैं, और जब बिजनेस से गुड्स को अगर हम चैरिटी के रूप में देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदा था तो उस खरीदे हुए गुड्स को हम क्या करें, एज ए डोनेशन के रूप में दे रहे, तो हमारा गुड्स कम हो रहा है बढ़ेगा, कम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब हमारा गुड्स कम होगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस होते ही हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे लॉसेस है उसको हम डेबिट करेंगे और बिजनेस से क्या जाएंगे, गुड्स, गुड्स एज ए किसके रूप में जाएंगे, चैरिटी के रूप में जा रहे हैं, तो चैरिटी तो डेबिट हो गई और यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं। और गुड्स के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, परचेस का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट दिया टू परचेस अकाउंट। इसकी नरेशन के लिए की बीइंग गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी। फिर आता है सेकंड, व्हेन डिस्ट्रीब्यूट गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट, कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट में कोई नई कंपनी आ रही, अब वो क्या करती है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बार कुछ गुड्स, कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर का मतलब कि जो उनके गुड्स को परचेस करना चाहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, फ्री सैंपल के रूप में देते हैं कि आप हमारे गुड्स को यूज करो, अगर अच्छा लगे तो आप परचेस करना। तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गुड्स को एज ए फ्री सैंपल के रूप में बांटते हैं, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि हम वही तो गुड्स बांटेंगे जो हमारे पास है। तो ये भी बिजनेस के लिए क्या माना गया, लॉस माना गया। तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया टू परचेस अकाउंट। तो ये ट्रांजेक्शन भी किससे रिलेटेड है, गुड्स से। फिर आ रहा है हमारा ड्रॉइंग्स इन गुड्स। मैंने आपको बताया था ड्रॉइंग्स का मतलब कि बिजनेस से हम कोई भी कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ड्रॉइंग्स कहलाती है। तो यहाँ पर हम किसकी ड्रॉइंग्स करें, गुड्स की। और जब गुड्स की ड्रॉइंग्स करेंगे तो बिजनेस से गुड्स जाएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू परचेस अकाउंट। वहां हमने सीखा था ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू परचेस अकाउंट, मतलब बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो ये हमारे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस हैं, अभी और भी है। तो ये समझ में आ गए कि हम गुड्स किस में दे रहे हैं, चैरिटी में, और जब गुड्स चैरिटी में देंगे तो बिजनेस के लिए लॉस होगा।
और हम गुड्स एज ए फ्री सैंपल के रूप में बांट रहे हैं कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या सेल्स को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अगर हम गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए निकालें तो गुड्स जा रहा है इसलिए गुड्स को क्रेडिट करें और ड्राइंग्स को क्यों डेबिट करें, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हम किस वर्ड्स का यूज करते हैं, ड्राइंग्स का यूज करते हैं, और ड्राइंग्स इस तरीके से एक्सपेंस या लॉसेस मानकर हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। करंटली क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डियर टू परचेज अकाउंट। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, कि कई बार क्या होता है कि किसी गुड्स का नुकसान, जैसे चोरी हो गया, आग लग गई, कोई बाढ़ आ गई, तो इससे रिलेटेड होता है, तो ये भी गुड्स का क्या होता है, लॉस होता है। और जब गुड्स का लॉस होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमें क्या लिखा है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट दिया, या हमने क्या लिखा, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया, और टू में क्या कर देंगे, टू परचेज अकाउंट। तो हमने लॉस को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये बिजनेस के लॉसेस हो गए, क्योंकि हमारा गुड्स क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और यहाँ पे बिजनेस से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है। ये चोरी हो रहा है तो गुड्स जाएगा, आग से नष्ट होगा तभी क्या होगा, गुड्स का नुकसान होगा। तो नरेशन के लिख देंगे, बिंग गुड्स लॉस्ट बाय एनी एक्सीडेंट, जो हमारे गुड्स का लॉस हो रहा है वो किसी भी एक्सीडेंट द्वारा हो सकता है। समझ में आ गई। तो ये हमारे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन थे जो रिलेटेड टू किससे थे, गुड्स से। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि 2015 लिख देते हैं हम, जनवरी 1 को। तो पहला एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, कितना 5,000, कि हमने जो गुड्स दिए वो एज ए किसके रूप में दिए, चैरिटी के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज। हमने क्या लिखा है, गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज, कि मतलब जो गुड्स विड्रॉ किए ऑनर द्वारा फॉर किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, कितने, 10,000। और तीसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल टू कस्टमर बोल रहे हैं, पीपल बोल रहे हैं, या पब्लिक बोल दो कि पब्लिक हो, कितने की, 8,000 की। और चौथा क्या हो रहा है, लॉस बाय फायर, गुड्स लिख दो, गुड्स लॉस बाय फायर 2,000। तो कहने का मतलब हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन हो गई। जनवरी 1 को हमने क्या लिखा कि गुड्स अवे, मतलब गुड्स गिवन अवे एज ए किसके रूप में, चैरिटी के रूप में। ये हमारा जनवरी कौन सा आ जाएगा, ये जनवरी 1 को आ गया पहला ट्रांजेक्शन, और ये जनवरी 4 को है, और ये जनवरी 5 और ये जनवरी 10 को। दूसरा क्या करा कि गुड्स विड्रॉ बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, मतलब गुड्स ने क्या किया कि जो ऑनर था उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, कितने के, 10,000 के। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल टू कस्टमर या पब्लिक को, कितने के, 8,000 के। और गुड्स लॉस बाय फायर कितना हो गया, 2,000। अभी चारों के चारों ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू किससे, गुड्स से। अब चारों के केस में गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से, सेल्स के रूप में तो जा नहीं रहा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस के लिए क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे। तो लॉस मानेंगे तो इसलिए हम गुड्स के लिए क्या लगाते हैं, परचेज। क्यों लगाएंगे परचेज, क्योंकि आज मान लो हमने 1 लाख की क्या किए थे, गुड्स परचेज किए थे, और किसके लिए, सेल्स के लिए। तो जब हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए, अब इसमें से क्या किया हमने, 20,000 की जो गुड्स है वो क्या कर दिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए और चैरिटी भी कर दी। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए, 80,000। अब हमने गुड्स सोल्ड तो किए नहीं, तो कहने का मतलब ये गुड्स क्या करें, हमारी परचेज को कम करें, नहीं करें। तो जब ये गुड्स परचेज को कम करेंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो क्रेडिट में होता है वो किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज अकाउंट को। क्योंकि गुड्स के लिए अपन परचेज लगाते हैं तो ये हमारी परचेज को कम करेंगे 20,000, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को। तो अब हमारी बात किसको रही है, एंट्रीज की। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री। अब मैं इसको रखूंगा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। तो पहला कॉलम किसका है हमारा, डेट का, और दूसरा कॉलम किसका है,
पर्टिकुलर्स का, और तीसरा कॉलम जेएलएफ, और लास्ट में कितने कॉलम आएंगे? दो, एक तो डीआर रुपीस और एक सीआर रुपीस। तो पहला क्या कह रहे हैं, डेट के कॉलम में डेट वाइज करते हैं, तो 2015 जनवरी 1। तो पहला क्या कह रहा है कि गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, चैरिटी को डेबिट करेंगे, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, और नरेशन के लिख देंगे बिंग गुड्स गिवन अवे एस किसके रूप में, डोनेशन के रूप में। तो मतलब बिंग गुड्स गिवन एज ए किसके रूप में, डोनेशन। डोनेशन का मतलब चैरिटी के रूप में दे रहे हैं, या तो चैरिटी लिखा है डोनेशन, दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब ही दान होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बिंग गुड्स गिवन एज किसके रूप में, डोनेशन के रूप में। कितना कितना दे रहे हैं, 5000। फिर अब बात किसकी हो रही है, जनवरी 4 की। तो गुड्स विड्रॉ बाय द ऑनर फॉर किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए अपन क्या लगाएंगे, ड्राइंग्स। तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। कितने का, यह आएगा अपना 10,000। तो जब 10,000 का आएगा तो नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बिंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कि हम क्या करें कि बिजनेस से जो गुड्स विड्रॉ करें, फॉर किसके लिए करें, पर्सनल यूज के लिए करें। तो ये हमारी 2 एंट्री हो गई, बची कितनी, 2। अब देखो हमारी जो 3rd एंट्री होगी वो जनवरी कौन सी हो रही है, 5 को। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए किसके रूप में, फ्री सैंपल टू कस्टमर या पब्लिक। तो जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें एज ए फ्री सैंपल में, तो हु द, हमारे यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं तो किसके रूप में जा रहे हैं, फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। उसकी नरेशन क्या जाएगी, बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितना, 80,000। फिर आएगा हमारा जनवरी 10। जनवरी 10 को हमने क्या लिखा है कि गुड्स लॉस बाय फायर। तो हमारे जो गुड्स नुकसान हो रहे हैं फायर से हो रहे, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। कितना आ गया, 2,000 आ गया। तो नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन आ जाएगी बिंग गुड्स लॉस बाय फायर, बिंग गुड्स लॉस बाय फायर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। तो जनवरी 1 में हमने लिखा कि गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। तो एंट्री क्या लिखी थी अपने, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। तो जनवरी 4 को गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है, तो ड्राइंग्स गुड्स आता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट या टू परचेज कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल टू कस्टमर। तो एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल अकाउंट डीआर या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। और गुड्स लॉस बाय फायर, एंट्री क्या हो जाएगी कि लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। तो ये हमारी कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन थे जो रिलेटेड टू किससे थे, गुड्स से थे। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है अपनी, यहाँ पर जैसे लॉस होते हैं, अब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस लॉस तो स्वाभाविक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते नहीं कराते। तो आपने सबने इंश्योरेंस का नाम सुना होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बिजनेस के गुड्स का या बिजनेस में जो भी हमारी असेट्स होती है उसका क्या कराते हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, कल को अगर माल चोरी हो जाए या माल आग से नष्ट हो जाए या तूफान आ जाए, तो उस केस में हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके क्या दे सकते हैं, क्लेम करके पैसा ले सकते हैं ना। तो अब हम उस ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे जब हम गुड्स का क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसमें 2 सिचुएशन होती है कि एक तो हम गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं और एक गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा रहे। और जब हम गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराते तो हम कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते। और जब हम गुड्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे। अब मेन चीज होती है कि आपने कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कराया। आपके पास गोदाम में गुड्स थे 1 लाख के, आपने इंश्योरेंस करा लिया 50,000, तो इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा पैसा देगी नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी उतना ही तो पैसा देगी जितना उन्होंने क्या करा था,
इंश्योरेंस किया था। तो यहां पर हम बात करेंगे इंश्योर्ड गुड्स की, ठीक है।